Hello everyone, welcome back to my channel. प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने डेफिनेशंस वगैरह पढ़े थे कि ग्रेविटेशन होता क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस देखा था, उसकी यूनिट देखी थी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइजेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है वो सब हमने समझा था। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा है। तो जो फॉर्मूला होता है वो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिराइव किया था। ठीक है, तो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जी की वैल्यू हमने डिराइव की थी, कितनी आई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक का मास होगा m1, दूसरे का मास होगा m2। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो है r, तो इसका होल स्क्वायर हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि फोर्स का इतना लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लो कि मास क्या लिया है m1 का 1 kg, m2 का 1 kg और r का 1 मीटर। वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट किया तो हमारा फोर्स क्या आया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ठीक है, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अगर उनका मास 1 kg हो और 1 मीटर के डिस्टेंस से अपार्ट हो तो फोर्स क्या होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। गॉट इट। चलो अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ 1 kg मास लाइंग ऑन द ग्राउंड। और यहाँ बस इतना ही है, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हमें दी गई हैं कि मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ दिया है और हमारा क्या दिया है रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, और हमसे क्या पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पूछा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अभी हमने देखा था क्या होता है जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, पिछले ही लेक्चर में हमने डिराइव भी किया था। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, F इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, m1 की क्या दी है हमारे पास 1 kg दी है। ठीक है, मास ऑफ बॉल क्या है 1 kg। m2 दूसरा मास बॉडी क्या है हमारा अर्थ है, जिसका मास क्या दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक, अपॉन में आर स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब रेडियस हमें क्या गिवन है 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर, ये हमारा रेडियस गिवन है। वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो क्या आएगा F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन्स। थस अर्थ एक्सर्ट्स 9.8 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉल ऑफ मास 1 kg। अगर कोई बॉल है जिसका मास 1 kg है तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 9.8 न्यूटन्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है हमारा अर्थ लगा रहा है। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर एक नोट लिखा है, उसको हम रीड करते हैं सबसे पहले, फिर मीनिंग समझेंगे। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ विच कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म मोशन अराउंड द सन एंड सैटेलाइट्स अराउंड द प्लैनेट्स। देखो अभी ये कह के आ रहा है, ये पॉइंट हमें कह के आ रहा है, कहना क्या चाहता है सबसे पहले ये समझते हैं। जो हमारा सन है, हमें पता है कि जो हमारा सन होता है उसके अराउंड जो भी हमारी प्लैनेट्स होती हैं वो क्या करती हैं यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती हैं। ठीक है, और जो भी हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ हमारे जो भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा होता है ये देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सन लगाता है प्लैनेट्स को की तरफ। ठीक है, तो उस जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है प्लैनेट्स को, ताकि वो उसके ऑर्बिटली रिवॉल्व कर सके। ठीक है, उसके चारों तरफ घूम सके। ठीक है,
और वैसे ही जो हमारा अर्थ होता है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं उनके तरफ, ताकि वो एक यूनिफॉर्म मोशन में उसके तरफ रिवॉल्व कर सके, ठीक है। और ये ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल मतलब ओवल शेप में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वैसे ही सन के चारों तरफ क्या होता है, सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी मार्स, मरकरी, अर्थ, नेपच्यून, जो भी हमारे, वो सब किसके चक्कर लगा रहे होते हैं, सन की तरफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सन है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये पॉइंट, ठीक। अब इसको और हम अच्छे से समझते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Johannes Kepler was a 16th century astronomer who established 3 laws which govern the motion of planets around the sun. These are known as Kepler's law of planetary motion. Kepler एक हमारे 16th century के एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने 3 लॉज दिए। किसके बेसिस पे दिए, कि कैसे हमारी कोई प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ कैसे चक्कर लगा रही है, कैसे रिवॉल्व कर रही है। तो उसके बेसिस पे हमारा जो प्लैनेट थे जॉनस कैपलर्स, उन्होंने कुछ हमें लॉज दिए हैं, ठीक है। और इन लॉज को हम क्या बोलते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो सबसे पहले हम पहला लॉ देखते हैं। पहला लॉ कह रहा है एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। द सन इज एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो, जो जैसे हमारा कोई सन है, तो सन के जो भी चारों तरफ है वो सन के चारों तरफ हमारा कोई भी प्लैनेट है वो ऐसे ऑर्बिटल चक्कर लगा रहा होगा। और वो कैसे लगा रहा होगा, एक ऑर्बिट में, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में। और सन एक वन ऑफ 2 फोकाई होगा, ठीक है। The sun is at one of the 2 foci of elliptical path. Every planet moves around the sun in an elliptical path. Got it? हमारा सन क्या है, वन ऑफ द 2 फोकाई है इस इलिप्टिकल पाथ के, और इस इलिप्टिकल पाथ के चारों तरफ हमारे जो भी प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। गॉट इट? अब हम देखते हैं केपलर्स का सेकेंड लॉ। केपलर्स का सेकेंड लॉ रीड करते हैं पहले। अ लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. This means when the planet is closer to sun, it moves faster, and when planet is far from sun, it moves slow. देखो अभी क्या कह रहा है, हम देखते हैं कि जैसे हमारा वन ऑफ 2 फोकाई होता है सन, और यहाँ 2 होते हैं, जैसे मान लो फोकी हैं तो वन ऑफ 2 फोकाई होता है, और प्लैनेट इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। तो इतनी अगर प्लैनेट यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस है, ठीक है। और वहीं अगर फार्दर हो जाएगा तो इतनी डिस्टेंस है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इतने ये यहाँ पर ये पास में है और यहाँ पर ये दूर में है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई प्लैनेट किसी सन के पास में रहेगी तो वो फास्टर मूव करेगी, और वहीं अगर प्लैनेट दूर पर है तो सन के, तो वो कैसे मूव करेगी, स्लोअर मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ 2 फोकाई है तो यहाँ पे पास में है। मतलब डायग्राम से तो क्लियर हो ही रहा होगा ना कि पास में है तो जल्दी मूव कर रही है, और दूर पर है तो टाइम लगेगा थोड़ा मूव करने में। तो केपलर्स का सेकंड लॉ हमें यही बता रहा है। अब केपलर्स का थर्ड लॉ देखते हैं क्या कहता है। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन, ठीक है। जो हमारा प्लैनेट है वो सन की तरफ जो चक्कर लगा रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस का क्यूब है वो जितना टाइम लगा रहा है उसके टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस अराउंड अ प्लैनेट अराउंड द सन मतलब आर क्यूब, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स मूव्स अराउंड द सन। मतलब टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आर क्यूब इज इक्वल टू के टी स्क्वायर हो जाएगा, और के हमारा क्या आ जाएगा, आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सिंस फार्दर प्लैनेट विल टेक मच लॉन्गर टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। मतलब जो प्लैनेट्स हम डिस्टेंस पे हैं, दूरी पर है, वो ज़्यादा टाइम लेंगे, और जो पास में है वो
कम टाइम लेंगे। गॉट इट? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।